हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, जो आपका पेपर है। इसके बारे में हम डिटेल में इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको जो है वन शॉट रिवीजन भी देने वाली हूँ, तो ये डबल धमाका होने वाला है क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग और वन शॉट रिवीजन आपको अलग अलग देती हूँ, बट इस बार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन शॉट रिवीजन साथ में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम डिटेल में हर एस्पेक्ट को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंटल साइंस और आपका जो एक और पेपर होता है एईसी हिंदी बी, या तो आपने हिंदी लिया होगा या कोई और लैंग्वेज ली होगी, और हिंदी में भी आपका एईसी मतलब हिंदी बी, हिंदी ए और हिंदी सी होता है। तो बेसिकली हिंदी बी का सिलेबस भी मेरे चैनल पे कवर्ड है एंड इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस भी कवर्ड है, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का जो पेपर है, इसके अंदर लास्ट जैसे कि आपका एनईपी के कारण जिसका जो पेपर पैटर्न है इसमें जो है चेंजेस आ गए हैं। अगर आप कोई शिवदास वगैरह उठाकर 10 साल के पेपर देखेंगे तो उसका पेपर पैटर्न अलग रहेगा, उसका सिलेबस भी डिफरेंट है कंपैरेटिवली आपके सिलेबस से। तो हम पहले लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम मूव ऑन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर जो है बता दूंगी। तो देखिए ये पेपर है लास्ट सेमेस्टर का, आपका पेपर भी कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको मिलेंगे 1 hour 45 minutes, ठीक है, 1 hour 45 minutes आपको मिलेंगे और 2 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। वैसे 2 पार्ट्स मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन पेपर, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो बेसिकली क्या है कि 1 घंटे का पार्ट ए है और पार्ट बी 45 मिनट्स का है। तो इसमें आपको टोटल 50 मार्क के है, इसके बाकी के जो मार्क्स है आपके वो प्रैक्टिकल के हैं। और मैं आपको बता दूं ये रेगुलर कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। सॉल्व के लिए पैटर्न अलग हो जाएगा लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। तो आप जो है कहते हैं अगर सॉल्व के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है, तो बेसिकली आप जाकर जो है मैंने जो एक्सप्लेन किया है इन माई डिटेल, जितने भी सिलेबस मैंने पढ़ाया आप वो पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम आपका जो है सिलेबस रहने वाला है, बस पेपर पैटर्न में आपके जो है डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी है इसलिए आपका पेपर जो है 50 मार्क्स का होता है। अब 50 मार्क्स का होता है तो बेसिकली आपको 50 मार्क्स का पेपर 1 hour 45 minutes में करना है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरीके के जो है आपको पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी। उसके अलावा आपको बचे हुए 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आपको चॉइस तो दी जा रही है लेकिन थोड़ी लिमिटेड चॉइस है आपके पास। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको 25 वर्ड्स के अंदर, 25 वर्ड से कम के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। एक एक मार्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ एक एक मार्क का क्वेश्चन है। तो इसको आपको डिफाइन करना है फर्स्ट क्वेश्चन को। तो अब डिफाइन में जो है हाइड्रोस्फीयर, लैंड डिग्रेडेशन, होमियोस्टेसिस, ग्रासलैंड, फॉसिल फ्यूल्स एंड पॉल्यूटेंट्स, ये आपको जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जो है डिस्कस कर देंगे, आपको जो है क्वेश्चन पेपर में सॉल्व भी करवा दूंगी। ये जो है जितने भी टॉपिक्स है इसको हम डिस्कस भी करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है और नोट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, और साथ साथ जो है इसका जो मटेरियल है सॉल्व का वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको फिर से एक बार शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक तो हो गया डिफाइन टाइप के क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस आएंगे ट्रू फॉल्स। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें कोई चॉइस आपको नहीं दी गई है। तो इसमें या तो आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या फिर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कीजिए। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है वो है आपको देखने को मिलता है इसमें आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं एंड एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो प्राइमरी सक्सेशन ऑफ बैरन लैंड, रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट या मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो ये जो है आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने हैं, 2 पेज आपको जो है इसके शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 5 मार्क के आपको शॉर्ट नोट्स जो है लिखने हैं। फिर बात करते हैं एक्सप्लेन द वेरियस एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आपको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज समझाने हैं डिफॉरेस्टेशन के। देखिए मैं आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। डिफॉरेस्टेशन के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड कॉजेज होते हैं, नेचुरल कॉजेज होते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें हम अभी वन शॉट रिविजन में जो है कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं डिस्कस द वेरियस स्टेप्स एंड मेजर
दैट नीड टू बी टेकन फॉर कंजर्विंग वाटर इन एग्रीकल्चरल एरियाज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो ये आपको स्टेप्स डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो मार्क क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, 10 मार्कर्स भी आएंगे, 5 मार्कर्स भी आएंगे, 3 मार्कर्स भी आएंगे, 2 मार्कर्स एंड 1 मार्कर्स, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट बी, उसमें से भी 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक तरीके का आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उसके बाद आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है आपको कि 2 सस्टेनेबल मेजर्स बताने हैं, ठीक है। अब आपको नीचे एक टेबल भी दिया गया है, इसमें आपको वाटर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन रिडक्शन, इन सब के बारे में पैरामीटर्स दिए गए, आपको इसके मेजर्स बताने हैं, ठीक है। मतलब आपको अगर वाटर कंजम्पशन, अगर आपको कहीं ना कहीं जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आपको वाटर कंजम्पशन को मतलब वाटर कंजम्पशन को आपको जुडिशियस तरीके से यूज़ करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो थोड़े से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेक्शन बी में मिलने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप कॉलेज कैंपस के अंदर स्टूडेंट है और आपको जो है प्रपोजल तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो है प्रपोजल के अंदर यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है, 3 में से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, या कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी। अब बात करते हैं, नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो है इकोसिस्टम के टाइप आइडेंटिफाई करने हैं। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, ऐसा नहीं है कि बस इन्वायरमेंटल साइंस है तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं और चल जाएंगे ऐसी। तो इकोसिस्टम का टाइप आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा इकोसिस्टम आपको दिख रहा है, तो अगर आपने अगर इकोसिस्टम नहीं पढ़ा होगा, आपने अगर ये नहीं पढ़ा होगा कि किस तरीके के एनिमल्स जो है किस जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेजर्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डेजर्ट में किस तरीके के एनिमल्स पाए जाएंगे वो आपको पढ़ना होगा, किस तरीके के प्लांट्स पाए जाएंगे, तो उससे जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का इकोसिस्टम जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली बायोटिक एंड एबायोटिक फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, तो देखिए बायोटिक एंड एबायोटिक आपको बहुत अच्छे से पता है, बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग क्या है, ठीक है। पहली बात तो एक इसमें टोपोग्राफिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि जो रेन है, ये सब जो है, ये सब क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आप जितने भी एनिमल्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ग्रासेस देख सकते हैं, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर लिखनी है, और इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जो मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं फंक्शनल फूड वेब आपको ड्रॉ करना है। तो फूड वेब और फूड चेन में जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको समझाया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फूड वेब जो है कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है, मतलब एक मल्टीपल फूड चेन जब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है उसे हम फूड वेब कहते हैं। और फूड चेन क्या होती है, एक सिंगल मोनोटोनस होती है। तो ये आपको यहाँ पर फूड वेब ड्रॉ करना है। सिमिलरली आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम जो है यहाँ पर बतानी है। तो आई होप ये आपको जो है समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चंस जो है इतने इजी भी नहीं होने वाले हैं कि आप जो है बिना पढ़े जो है जाएंगे और इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको जो है मटेरियल दिया गया है, ठीक है। जो सॉल्व का मटेरियल है वो मैंने समझा दिया है, वो मटेरियल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, और उसकी डिटेल मैंने वीडियोज़ डाल दिए हैं। 30 to 35 मिनट्स में पर चैप्टर जो है कवर्ड है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब जो है हम वन शॉट रिवीजन में इंटायर सिलेबस जो है कवर करने वाले हैं नोट्स के थ्रू। लेकिन नोट्स के थ्रू पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर जो है प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इंटायर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, और यहाँ पर जो है आपको डिटेल में एक एक चैप्टर जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो है ईजी हो जाए। तो ये आपका सिलेबस है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। इकोसिस्टम है आपका, फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आपको डिस्कस करनी है, इकोसिस्टम के टाइप्स डिस्कस करने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज आपको डिस्कस करनी है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज, पॉल्यूशन के टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं, एयर नॉइज, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, किस तरीके की पॉल्यूशन होती है, वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़। तो हम इसे डिटेल में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अराउंड 200 पेजेस का PDF है, तो आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम टाइम पे आप इतना पढ़े, तो इसलिए जो है इसे शॉर्ट और कंसाइज वे में जो है हम अभी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट वर्ड की।
तो इन्वायरमेंट वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड इन्वायनर से आया है। इसका मतलब होता है इंसर्कल करना, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है वो सब इन्वायरमेंट है। तो बेसिकली हम अगर इन्वायरमेंट को डिफाइन करें तो इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सोशल, कल्चरल, फिजिकल कंडीशंस दैट सराउंड, अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अपने हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें सारे फैक्टर्स आने वाले हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आएंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों जो है आपके आसपास है। अगर आप अपने आसपास नज़र उठा के देखें तो आपको दिखेगा कि हम जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको 4 भाग में, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है तो आपको दिख रहा होगा कि आपके आसपास जो एक गैसेस है जितनी भी, ये सब एटमॉस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर क्या है? वाटर बॉडीज है। लिथोस्फेयर क्या है? जो ज़मीन पे आप चल रहे हैं, सॉइल्स वगैरह जितनी भी है। बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सब किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप है, उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा है। तो इस 4 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि तो इन्वायरमेंटल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ डील करता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी डील करता है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सब चीज़ों के साथ जो है, सोशल इश्यूज़ के साथ भी डील करता है। बिकॉज इसमें बहुत सारे जो है सोशल इश्यूज़ भी इसमें रिलेटेड है, हम पढ़ेंगे आगे चलकर। जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जब देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज़ नॉट ओनली अबाउट एनवायरनमेंट, ये आपके पर्टिकुलरली देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी और ये बाकी सब चीज़ों से भी रिलेटेड है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैनिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर पॉल्यूशन इंक्रीज होते रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होते जा रहा है, तो क्या वहाँ पर लोग जो है एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज जो है इससे जो है रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते क्यों है? हमारी इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़? तो बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी तरीके का जो नुकसान लोगों को हो रहा है हम उसको रिवर्स कर सकें। ठीक है, अगर हम एजुकेटेड पीपल रहेंगे, अगर हम एजुकेटेड रहेंगे, अगर हम समझेंगे कि वाटर रिसोर्सेज जो है, सब रिसोर्सेज को हमें केयरफुली कॉन्शियसली यूज़ करना है, तो हमारी जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूज़ हो पाएगी। और हमें जो आज के टाइम पे जो नए-नए इश्यूज़ इमर्ज होकर आ रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़, उसके साथ भी हम जो है डील कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम पे सर्वाइवल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ओज़ोन डिप्लीशन, एसिड रेन जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है और ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। इश्यूज़ जो है ये सारे के सारे इश्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है और इसमें जो है कहीं न कहीं लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह की वजह से आपको देखने को मिलता है कि नई-नई प्रॉब्लम्स जो है इमर्ज होकर आ रही है। और पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो आपको पता ही है, पॉपुलेशन अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आपको पता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। वैसे ही जो है आपको देखने को मिलता है पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की बढ़ते जा रही है और 1 इन एवरी 7 पर्सन इन दिस प्लैनेट लिव इन इंडिया। सोचिए तो कितनी पॉपुलेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में देखिए, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, तो 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जो है हो चुकी है। हमें जो है अब अल्टरनेटिव पाथ ढूँढने की ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की तरफ जो हमें जो है जैसे कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ से हमें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की तरफ जो है हमें मूव करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, सो दीज आर ऑल द रीज़न जिसकी वजह से हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है पढ़नी पड़ रही है और आपको जो है पढ़ाई जा रही है। हमें ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन होने से बचाना है, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करते रहे तो हमारे पास वाटर जो है ख़त्म हो जाएगा, जो फ्रेश वाटर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और विदाउट फ्रेश वाटर हम किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, हमें जो है डेवलपमेंट को भी जो है प्रॉपरली प्लान करना है। अब जब बात आती है डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली प्लान करने की, तो इसमें आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंपॉर्टेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 17 है, ये आप इसको जो है याद कर सकते हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी गोल्स है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गोल नंबर जो लिखेंगे आप वही गोल आपको जो है लिखना है और उसी का जो है डिस्क्रिप्शन देना है। 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। वैसे कि 17 के 17 गोल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि 17 गोल्स बताइए, बट इन जनरल जो है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है मेंशन कर सकते हैं आपके आंसर्स में। तो अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या।
तो यूनाइटेड नेशंस ने WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है एक सेटअप किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जियो हार्लेम ब्रुटलैंड, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के, और इसलिए जो है इसका नाम जो है ब्रुटलैंड कमीशन पड़ गया। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि एक नया अप्रोच जो है हमें वर्ल्ड की तरफ जो है ग्लोबल एजेंडा की बात की जा रही थी कि किस तरीके से हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। और इसने एक रिपोर्ट सबमिट की ब्रुटलैंड कमीशन ने, उसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर 1987 में, और इसने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है कॉन्सेप्ट दिया। तो ठीक है, ये आपको लिखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सेटअप की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो हार्लेम ब्रुटलैंड, और ये जो है अपनी रिपोर्ट देती है आर कॉमन फ्यूचर इन 1987, और इसके तहत आपको देखने को मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है जन्म होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो आपको बचपन से याद ही होगी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ आवर नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है, आपकी खुद की नीड्स भी पूरी करनी है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा जो है बाकी रखना है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम होता क्या है, बेसिक अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट्स अ बेसिक फंक्शनल एंड इकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है, इकोलॉजिकल यूनिट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो इसमें बेसिकली एक अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होता है इकोसिस्टम। अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये क्या बताता है कि अपने आप में ये जो यूनिट है ये फंक्शनल एंड इकोलॉजिकल यूनिट है जो सर्वाइव कर सकता है। इसमें अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली इसको हम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड करते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखाई थी, जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखाई थी कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वैसे ही एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इडेफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सब आएगा, और इडेफिक फैक्टर्स में जो है सॉइल आएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम किस तरीके का है, आप यहाँ पर जो है समझ सकते हैं। अब देखिए जो ये एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में ये ऑब्टेन होती है सन से, ठीक है, और ये रिवर्स नहीं हो सकती, ये फिर से जो है सन में नहीं जा सकती, ठीक है। इसके लिए हम पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की। तो दोनों फैक्टर्स के द्वारा जो है इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है और कंट्रोल भी होता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, सक्सेशन या टाइप्स ऑफ स्पीशीज। अब देखिए एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। सन से एनर्जी आएगी, प्रोड्यूसर्स जो है मतलब इसको जो है जैसे कि आप देखेंगे प्लांट्स, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं, जो फर्दर जो है कंज्यूमर्स जो है कंज्यूम करते हैं। तो ये जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं आपको पता है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं वो भी आपको पता है, जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक हिरन है, हिरन जो है ग्रास खा रहा है, वो प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर अगर हिरन को जो है कौन कंज्यूम कर रहा है, अगर हिरन को जो है शेर जो है खा ले रहा है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर। ईजी है। डिकम्पोजर्स यानी कि फिर शेर को फर्दर जो है अगर वो उसके डेड एंड डीके होने के बाद जो डिकम्पोज करेंगे वो डिकम्पोजर्स है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तीन जो है इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट्स है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल। अब देखिए इतना आपको समझाने की तो ज़रूरत नहीं है कि नेचुरल मतलब जो है नेचुरल जो है वो नेचुरल एजेंट्स बनाएंगे, आर्टिफिशियल जो है वो मैन मेड रहेगा, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम बेसिकली नेचर के द्वारा बनता है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है टेरेस्टेरियल और एक होता है एक्वेटिक। अब टेरेस्टेरियल में भी जो है टाइप्स होते हैं, ठीक है, टेरेस्टेरियल में टाइप्स होते हैं जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब ग्रासलैंड क्या होगा, जहाँ पर ग्रास होगी। फॉरेस्ट क्या होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि डेंस फॉरेस्ट होंगे, और जितने भी आप देखेंगे जितने भी वर्ल्ड के फॉरेस्ट है ये सब इसमें आ जाएंगे। डेजर्ट एरियाज भी आपको पता है, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े डेजर्ट एरियाज है जैसे थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। सिमिलरली एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में दो तरीके के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक तो बेसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट, एक तो या तो सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा और मैरीन वाटर इकोसिस्टम होगा। अब फ्रेश वाटर में भी दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, एक लैंटिक और लोटिक। तो लैंटिक किसे कहते हैं हम,
लेंटिक को हम स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे कि पॉन्ड, लेक एंड वेल जो स्टैंड करते रहते हैं, मतलब वो यहाँ से वहाँ घूमते नहीं है, ठीक है, दे आर स्टैंडिंग। और लोटिक किसे हम कहते हैं, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम वगैरह, ये रनिंग वाटर इकोसिस्टम होते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर फर्दर दो टाइप्स हो गए। उसके बाद मैरीन इकोसिस्टम को हम मैरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो मैरीन में क्या आएगा, जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, ये सब मैरीन इकोसिस्टम के पार्ट है। अब मैनमेड इकोसिस्टम के क्या एग्जांपल्स है, जैसे कि आर्टिफिशियल लेक हो गया, गार्डन, रिजर्वायर, ये सब मैनमेड इकोसिस्टम के जो है आपको पार्ट देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फूड चेन, फूड वेब एंड फूड पिरामिड, या फिर एनर्जी पिरामिड्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब बेसिकली फूड चेन क्या होता है? फूड चेन सिंपल सा अगर आप इसको डेफिनेशन में कहे कि हु इट्स हुम या फिर हु इज ईटन बाय हुम, ये इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कौन किसे खा रहा है। ये हमेशा शुरुआत होगी इसकी, जैसे कि सन से एनर्जी आएगी, ठीक है, प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, तो हमेशा प्रोड्यूसर्स से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, और डीकम्पोजर्स पे जो है ये खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फूड चेन की बात कर लेते हैं, तो एक तो ग्रेजिंग फूड चेन होगी, जो बेसिकली नॉर्मल फूड चेन होती है, जिसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स एक दूसरे को खा रहे हैं। एक डेट्रिटस फूड चेन होती है, जिसमें हम देखेंगे कि डेड एंड डीके प्लांट्स पे जो है फीड होता है, जैसे कि मशरूम्स हो गई, फंगाई, ये सब डेट्रिटस फूड चेन में आती है। पैरासाइट फूड चेन बहुत अलग तरीके से ऑपरेट करती है, आपको पता है, जो आप देखेंगे कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो बेसिकली जैसे हम डेड, जो बाहर होते हैं वो डेड होते हैं, और जब बेसिकली वो किसी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे हम वायरस कहते हैं, तो वो उस बॉडी से जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन अपना डिराइव करते हैं। पैरासाइट फूड चेन बहुत डिफरेंट होती है, उसे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमारा जो मेन कंसर्न होने वाला है वो ग्रेजिंग फूड चेन से होने वाला है। ग्रेजिंग फूड चेन में हम डिस्कस करेंगे टेरेस्टोरियल और एक्वाटिक। अब टेरेस्टोरियल क्या होता है, जो लैंड पे होने वाला है बेसिकली, और एक्वाटिक क्या होगा, जो वाटर में होने वाला है। अब वाटर में भी दो टाइप हो जाएंगे, एक मैरीन वाटर यानी सॉल्टी वाटर में, एक फ्रेश वाटर में होगा। अब एक फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेगा, स्टैंडिंग वाटर में होगा, एक रनिंग वाटर में होगा। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं टेरेस्टोरियल फूड चेन की। तो टेरेस्टोरियल फूड चेन के अंदर भी 3 टाइप्स आएंगे, ठीक है, ग्रासलैंड आएगा, एक फॉरेस्ट लैंड आएगा, एक डेजर्ट लैंड आएगा। मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, 3 तरीके के एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ग्रासलैंड का फूड चेन बहुत डिफरेंट रहेगा। ग्रासलैंड का फूड चेन रहेगा, ग्रास से स्टार्ट होगा, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल्स, कुछ भी आप फूड चेन बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही फूड चेन है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको आता है एग्जाम में लिखने के लिए कि ग्रासलैंड फूड चेन बनाइए, तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा फॉरेस्ट फूड चेन है। फॉरेस्ट फूड चेन जो है बेसिकली ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा। आप इसको अलग अलग तरीके से डायमेंशन ले जा सकते हैं, बहुत डाइवर्सिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स, डियर, टाइगर, या फिर आप उसमें बीच में कोई भी एनिमल सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये बेसिक फूड चेन है 3 लेवल्स की, आप इसको 5 लेवल्स तक के भी ले जा सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे एक्वेटिक फूड चेन में अगर हम ऐड करें, तो एक्वेटिक फूड चेन में अगर हम एक पॉन्ड के अंदर अगर हम फूड चेन देखते हैं, पॉन्ड क्या है, स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम है, तो फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, खाएगी स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, एंड लार्ज फिश को फिर मैन, ठीक है। तो ये फूड चेन हो गया। उसके बाद बात करेंगे मैरीन फूड चेन, ठीक है, मैरीन फूड चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सीवीड्स रहेगी, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, और फिर शार्क्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये इस तरीके से एक्वाटिक फूड चेन आपको समझ में आ गया। फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आ सकता है कोई भी फूड चेन ड्रॉ करने के लिए। अब बात करते हैं फूड वेब की। तो फूड वेब क्या होता है? फूड वेब बेसिकली डिफरेंट फूड चेन्स को जब हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो ये फूड वेब बन जाता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एनिमल को, जरूरी नहीं कि एक ही एनिमल खाए, मल्टीपल स्कोप है कि कोई भी एनिमल खा सकता है। जैसे कि इंसेक्ट को फिश भी खा सकता, इंसेक्ट देखिए यहाँ पर आपको ये फूड वेब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इंसेक्ट है, इंसेक्ट को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, इंसेक्ट को बर्ड भी खा सकता है, इंसेक्ट को फ्रॉग भी खा सकता है, इंसेक्ट को स्नेक्स भी खा सकता है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल स्कोप। एक और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फूड वेब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि ग्रास है, ग्रास जो है, ग्रास इंसेक्ट के द्वारा खाई जाएगी, ठीक है। ग्रास लिजर्ड के द्वारा भी खाई जा सकती है, ठीक है। अब इंसेक्ट को कौन खा सकता है? इंसेक्ट को स्पैरो भी खा सकती है, ठीक है, स्नेक भी खा सकता है, और लिजर्ड भी खा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि फूड चेन जो है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब स्पैरो है, अब स्पैरो को जो है स्नेक भी खा सकता है, यहाँ पर इसका इंटरकनेक्शन है, हॉक भी खा सकता है। तो आपको फूड वेब ड्रॉ करने के लिए आएगा, और वहाँ पर आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पेपर डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि इसका फूड वेब आपको बनाना है। तो इसमें आपको जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको इंक्लूड करना होगा, तो इसलिए आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन ने डिजाइन किया था 1927 में।
इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में हम जो है डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो है प्रोड्यूसर्स आएंगे। देखिए प्रोड्यूसर सबसे जैसे कि नीचे आएंगे, जैसे कि आपने जो फूड चेन बनाया है समझ लीजिए आपको उसको पिरामिड में बनाना है और कुछ भी नहीं। फिर ऊपर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आएंगे टर्शरी कंज्यूमर। तो ये एक पिरामिड हो गया। अब पिरामिड भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर। तो देखिए समझ लीजिए कि 10 अगर आपके पास ट्रीज है, उसको जो है 10 समझ लीजिए आपके पास ट्रीज है, उसको फर्दर कौन कंज्यूम कर रहा है। नंबर जो है हमेशा एक, जैसे फॉर एग्जांपल पिरामिड ऑफ नंबर जो है इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये इस तरीके का पिरामिड आपको देखने को मिलता है, अपराइट। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको किस तरीके का पिरामिड देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा। अभी हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि आपको यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर देखने को मिलता है, पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलेगा और पिरामिड ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। अब ये पिरामिड ऑफ नंबर है। फाइटोप्लैंक्टन समझ लीजिए एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स है ये। अब इसका पिरामिड देखिए अब यहाँ पर वाइड है, अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। जू प्लैंक्टन आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। तो ये जो है पिरामिड ऑफ नंबर किस तरीके का है, डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शुरुआत किससे हो रही है, शुरुआत हो रही है प्रोड्यूसर्स से। तो ये अपराइट पिरामिड है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड की। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए ट्रीज है, अब इतने बड़ा ट्री है तो एक ट्री को क्या समझ लीजिए, एक ट्री को कितने बर्ड्स लगेंगे खाने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरुआत अगर ट्री से हो रही है तो एक ट्री पे कितने बर्ड्स खा सकते हैं, 50 से 100 बर्ड्स खा सकते हैं। तो ये बर्ड्स का नंबर जो है यहाँ पर बढ़ गया है, तो ये ट्रीज जो है वो एक ही रहेगा और बर्ड जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर नंबर जो है बढ़ते जा रहा है। अब एक बर्ड्स को अगर एक बर्ड्स पे कितने जो है कंज्यूमर्स फीड कर सकते हैं, जैसे पैरासाइट, लाइस, ये जो है एन नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल 1000 2000। और हाइपर पैरासाइट्स कितने फीड कर सकते हैं, ये तो जो है 10,000 20,000 कितने भी जो है एक पर्टिकुलर पैरासाइट पे जो है फीड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। भले ही इनका जो अगर आप साइज देखेंगे तो छोटा है, लेकिन नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये ट्रीज से बर्ड्स, फिर पैरासाइट्स एंड हाइपर पैरासाइट्स, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हो जाएगा। देखिए अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर वीडियोस डिटेल में चेक कीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर हर चीज़ समझाई है। शॉर्ट में समझाना बहुत वास्ट सिलेबस है। तो अगर आपने अभी पहली बार एनवायरमेंटल साइंस आपने खोला है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जो है वो वीडियो जाकर देखिए, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। अब बात करते हैं वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास होने वाला है। बायोमास के अंदर भी हम देखेंगे कि मास डिपेंड करता है। मास समझ लीजिए वेट। अब एक ट्री है, उसका वेट समझ लीजिए 10,000 kg है, ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूसर है वो। उसके बाद इंसेक्ट्स, उनका वेट ऑफकोर्स कम होगा ट्री के कंपैरिजन में। फिर स्नेक्स, उसका और कम होगा। फिर लायन, उसका मतलब स्नेक्स एंड फॉक्स अगर हम कंपेयर कर ले कि जितने भी है, उसके बाद लायन, एक पर्टिकुलर एक ही लायन रहेगा। तो ये जो है धीरे धीरे हम देखेंगे कि कम होते जा रहा है वेट। तो ये वेट या बायोमास जो भी आप इसे कह सकते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है कम होते जा रहा है और इसे जो है हम क्या कहेंगे, एक अपराइट जो है पिरामिड कहेंगे। वैसे ही इसका जो है अपोजिट भी हो सकता है। समझ लीजिए यहाँ पर जो है एल्गे से शुरुआत हो रही है, तो एल्गे जो है उसका वेट कितना कम होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। इंसेक्ट फिर उसको खाएगा, इंसेक्ट का वेट कितना कम होगा। फिर स्मॉल फिश का वेट जो है इंक्रीज हो रहा है और बिग फिश का वेट और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स दैट कि ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास है। थर्ड पिरामिड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी बेसिकली आपको पता होगा 10% लॉ कि जितनी भी एनर्जी होती है, ये हमेशा आपको याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट रहेगा। इट मीन्स दैट कि जितनी एनर्जी जो बेस लेवल पे रहेगी, उसके सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे पास होती है, इसे हम 10% लॉ भी कहते हैं। तो ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट रहेगा और आपको देखने को मिलता है ये फ्लो ऑफ एनर्जी दर्शाता है। प्रोड्यूसर्स जो है समझ लीजिए इनके पास 5000 कैलोरी अगर इनके पास है, तो ये बेसिकली दूसरों के पास होगा तो 500 10% पास होता है, बाकी जितना भी है वो वेस्ट हो जाता है। फिर 50 और फिर 5, इस तरीके का आप एनर्जी पिरामिड बना सकते हैं अगर आपको एग्जाम में आता है तो। अब बात करते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल और एक है एडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल। बेसिकली एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल वो होगी जो एटमॉस्फेयर से जो है कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रही है, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। एंड एडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल वो साइकिल जो सॉइल के थ्रू कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल।
तो वैसे आपको इन जनरल साइकिल जो है नहीं आएगी एग्जामिनेशन में, बट अगर आपको जो है आ जाती है तो उसके लिए आप जो है वाटर साइकिल, तो आपको पता ही है, आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो वाटर साइकिल को मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, और साथ साथ जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और साथ साथ सल्फर साइकिल, हर साइकिल को डिटेल में समझाया है ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो है आपको फिर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो है चीज़ें जो है ऑलरेडी समझा दी है। आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ये है सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। तो ये हमने डिस्कस किया आपका जो इकोसिस्टम है, इसके बारे में हमने फूड चेन डिस्कस कर ली, फूड वेब डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस कर लिया, उसमें हमने टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले होम्योस्टेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क करके डेफिनेशन में आ सकता है। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली एक एबिलिटी होती है कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बना के रखने के लिए। किसकी? बेसिकली होम्योस्टेसिस जो है एबिलिटी होती है कि इकोसिस्टम की कॉन्स्टेंट जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बनाए रखता है, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करके रखता है हमेशा। ये जो है इकोसिस्टम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, और इससे जो है ये हमेशा स्टेबल होता है। जैसे कि होमियो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमियो का मतलब होता है सेम, और स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग। तो हमेशा जो इकोसिस्टम होता है वो एक तरीके से स्टेबल रहेगा। जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात जो है डेजर्ट इकोसिस्टम में बदल जाएगा। इट मीन्स दैट कि उसकी एबिलिटी है कि वो सस्टेन कर सके अपने आप को। तो मेंटेन करना है कॉन्स्टेंट इंटर एनवायरमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट चेंज। चाहे बाहर का एनवायरमेंट कैसा भी रहे, इंटरनल एनवायरनमेंट को आप कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखते हैं। वैसे ही होम्योस्टेसिस जो है ये आपकी बॉडी के अंदर भी होता है, आपको पता होगा। तो वैसे ही जो है इन्वायरमेंट के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है इकोसिस्टम जो है होम्योस्टेसिस जो है वो इसको फॉलो करता है, और कहीं ना कहीं एक स्टेबल इन्वायरमेंट बनाए रखता है, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा भी हो। तो आई होप ये होम्योस्टेसिस क्या है, आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। देखिए इकोसिस्टम हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज, यानी कि हमें मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता है, जितना भी हमारा वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्रॉप्स वगैरह। रेगुलेटिंग सर्विस, यानी कि एक इकोसिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए होता है कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा फ्लड कंट्रोल, कार्बन स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है रेगुलेटिंग सर्विसेज में आती है। फिर आती है बात कल्चरल सर्विसेज की। तो कल्चरल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं हम जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। अक्सर हम जो है रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए हम बीचेस पे जाते हैं या फिर फॉरेस्ट में जाते हैं, तो हम जो है रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है इसको यूज़ करते हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज की बात करी जाए तो हमें जितनी भी चीज़ें जो है अभी इन्वायरमेंट से मिल रही है, ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की वजह से मिल रही है, क्योंकि इकोसिस्टम हमें देखते हैं कि इकोसिस्टम एक कंटिन्यूस बैलेंस है। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स यहाँ पर टेक प्लेस हो रही है, वाटर साइकिल यहाँ पर टेक प्लेस हो रही है, सल्फर साइकिल। तो हमें कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल रहे हैं। अगर हम इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज करते जाएंगे तो ये जो नेचुरल साइकिल्स है डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होने की वजह से हमें जो अवेलेबिलिटी जो भी चीज़ों की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक मैनेज इकोसिस्टम होता है। वैसे ही हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती है। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज तो आपको पता ही है। नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हमें मिल रही है, जितनी भी चीज़ें नेचर से हमें मिल रही है, चाहे वो लैंड से मिल रही हो, चाहे हमें वाटर से मिल रही हो, जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही है, चाहे वो मिनरल्स हो, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके की होती है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। ये आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। रिन्यूएबल यानी कि जो नेचुरली जो है रिन्यू हो सकती है, जैसे कि वाटर जो है वो रिन्यू हो सकता है, लेकिन फ्रेश वाटर आपको पता है कि लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ग्रो हो जाएंगे। तो वैसे ही ये सब जो है रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल कैसे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम जो है खत्म होने वाला है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वैसे ही मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सिमिलरली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक रिसाइकलेबल, एक नॉन रिसाइकलेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आयरन है, ठीक है, तो आयरन है या फिर एल्यूमिनियम है या मर्क्यूरी, इसको हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। अगर एक बार इसको हमने यूज़ कर लिया तो फिर रिसाइकल करा जा सकता है। लेकिन नॉन रिसाइकलेबल कौन सी रिसोर्सेज है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको हम वापस यूज़ नहीं कर सकते। एक बार आपने कोल यूज़ कर लिया, पेट्रोलियम यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गया, वापस उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकलेबल नहीं है।
अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है। और क्योंकि हम देखेंगे कि फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिच है। रिच किस में है? बायोडाइवर्सिटी में है। जब हम बायोडाइवर्सिटी समझेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट जो है अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये डिग्रेड हो रहा है। अगर इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिसाइकल करता है रेन वाटर को, ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करता है, ये पॉल्यूटेंट रिमूव करता है, ठीक है, इन्हें हम लंग्स कहते हैं, नेचुरल लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद ये जो है वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव मतलब कंट्रोल भी करता है, इम्प्रूव भी करता है, टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर आपको सांस अगर आप लेना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन प्रोड्यूस करेगा? प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसके डिफरेंट तरीके के यूज़ होते हैं, हम कमर्शियली इसको यूज़ करते हैं, जैसे वुड वगैरह इसका ले लेते हैं, या इकोलॉजिकली हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ये हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए रिड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा जो है आपको डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन है फॉरेस्ट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और क्यों बढ़ चुका है? बहुत सारे रीजंस की वजह से बढ़ चुका है। जैसे कि आपको एक ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने आपको डिस्कस किया था एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है। तो वैसे ही हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। एक तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। हम इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं, जैसे बिग डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, माइनिंग ऑपरेशंस, ठीक है। रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम माइनिंग भी करते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा डिफॉरेस्टेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। फ्यूल रिक्वायरमेंट, वुड को हम एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में स्पेशली जो है यूज़ होता है फ्यूल की तरह। तो ये सब चीज़ों की वजह से फॉरेस्ट का जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अभी के रिसेंट फिनोमेना में पॉपुलेशन इंक्रीज, ये सब चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक टाइप की प्रैक्टिस होती है, आपको पता है, जिसमें एक जगह का पैच ऑफ लैंड क्लियर करा जाता है और फिर वहाँ पर जो है कल्टीवेशन किया जाता है। फॉरेस्ट फायर जो है नेचुरल फॉरेस्ट फायर भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है। और उसके बाद ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी आपको देखने को मिलता है एक जगह की वेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है और डेजर्ट और बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो जाएगी? हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो हैबिटेट, कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से वो लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेटली बढ़ जाएगी। आपने बचपन से पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग और ट्रीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसी गैसेस से होती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती है। और इसको एब्जॉर्ब कौन करते हैं? ट्रीज करते हैं। तो इनके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं रिलेशनशिप है। सॉइल इरोजन जो है हो जाएगा, क्योंकि सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी अगर उसमें कोई ट्री नहीं रहे। इससे जो है सॉइल जो है, आपको पता है कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल को बनने के लिए। और अगर सॉइल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर वापस जो है रिन्यू नहीं हो सकती। तो ये सारे जो है आपको देखने को मिल रहा है कॉन्सिक्वेंसेस है अगर डिफॉरेस्टेशन जो है हो जाता है तो। अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, नए प्लांट्स आप उगा सकते हैं, वुड अगर हम यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए उसको डिस्करेज कर सकते हैं। टिम्बर पे बैन जो है मतलब इलीगल, आप देखेंगे कि इलीगल जो है प्लांट्स की डिफॉरेस्टेशन करना जो है इसके ऊपर एक्ट जो है बन चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो है रोका है कि टिम्बर प्रोडक्ट्स आप जो है इलीगली यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एजुकेशन अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है चेक कर सकती है कि लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओवर ग्रेजिंग, अगर एक जगह पे एक प्रॉपर वेजिटेशन है तो वहाँ पर चेक कीजिए कि कैटल से ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो जा रही है। फॉरेस्ट फायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स हैं, आप एफॉरेस्टेशन को या तो अवॉइड कर सकते हैं या तो कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। तो वाटर रिसोर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको वाटर के यूजेस नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको स्कूल में नहीं है कि आपको वाटर के यूजेस ना पता हो। एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, रिक्रिएशनल, इन्वायरमेंटल, हर तरीके के यहाँ पर आपको यूजेस देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको पता है, वाटर साइकिल आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ये भी जो है पॉइंट ऑफ हमारा डिस्कशन नहीं होने वाला है।
हमें ये पढ़ना है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन हमें पढ़ना है कि वाटर रिसोर्सेज किस तरीके से डिवाइडेड है। एक तो सरफेस वाटर में होती है, एक होती है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज में क्या होता है, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज में आती है एक्यूफायर्स। एक्यूफायर्स क्या होते हैं, एक्यूफायर्स बेसिकली जब हाई परमिएबल रॉक्स, बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जब पानी जो है अंदर सीप इन करता है और एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, तो ये एक्यूफायर्स जो है बनाते हैं। तो एक्यूफायर्स बेसिकली ऐसे परमिएबल रॉक्स होते हैं जो वाटर को जो है स्टोर करते हैं। सिमिलरली सरफेस वाटर में अगर हम देखें तो सरफेस वाटर में स्टैंडिंग वाटर बॉडीज और फ्लोइंग वाटर बॉडीज हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंटिक और लोटिक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो चीज़ें स्टैंडिंग है जैसे कि पॉन्ड, लेक्स वगैरह, और फ्लोइंग यानी कि रिवर, ओशन, स्ट्रीम्स। अब आपको ये तो पता है कि हमें फॉरेस्ट के हमें वाटर का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है अगर हम देखें प्रेजेंटली तो 97.5% मैरीन वाटर है और सिर्फ 2.5% जो है हमारे पास फ्रेश वाटर है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। हमारे लिए सिर्फ 0.03% वाटर अवेलेबल है, बाकी 1.97% वाटर तो जमा हुआ है और बाकी जो है 0.5% जो है एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम वाटर का जुडिशियसली यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इमर्ज होकर आएगी, जैसे कि वाटर क्वालिटी जो है डिटोरिएट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम है, डिमांड बढ़ते जा रही है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, और हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो वाटर के लिए क्राइसिस भी होते हैं, वाटर वॉर भी होते हैं, ठीक है। आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो वो वाटर के लिए होगा। तो बेसिकली वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल बढ़ने लग गए। आप देखेंगे कि ऑफ कोर्स बात है, इंडिया पाकिस्तान में भी वाटर कॉन्फ्लिक्ट है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि स्टेट्स के बीच में भी जो है वाटर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अगर हम वाटर का रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली नहीं यूटिलाइज करेंगे तो फ्लड एंड ड्रॉट भी आ सकता है। फ्लड एंड ड्रॉट कैसा आएगा, जैसे कि हम देखते हैं कि डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है, डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से फ्लड एंड ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो वाटर का सस्टेनेबल यूज़ करना नीड ऑफ द आवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे हम वाटर का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें। और वाटर पॉल्यूशन को हमें बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को हम वहाँ पर डंप आउट ना करें। सस्टेनेबल वाटर यूज़ करने के लिए हम लोगों को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर शेड मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जहाँ पर आप देखेंगे कि नए नए स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है, नए नए प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए, जैसे कि हरियाली, अरवरी पानी संसद इन राजस्थान, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी मिलकर जो है वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए एक वाटर शेड जो है मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है और वहाँ पर पानी को स्टोर करती है। सिमिलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आपको पता ही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रूफ टॉप कलेक्शन होता है पानी का, अक्सर रूफ टॉप होता है, दूसरी जगह भी हो सकता है। पानी का कनेक्शन होता है, उसके बाद जो है ये जो है पानी पास होता है थ्रू पाइप्स और स्टोर होता है टैंक्स में। अभी टैंक से जो है फर्दर प्यूरिफाई होके जो है घरों में सप्लाई होता है और इससे जो है घर की वाटर रिसोर्सेज जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट स्टेप भी है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। डैम्स भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि डैम से भी जो है हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वाटर रिसोर्सेज जो है समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज हम समझते हैं क्या है। एनर्जी रिसोर्सेज आपको पता है हमारी लाइफ जो है एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हमें एनर्जी हर चीज़ के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो हम कोई भी काम करें या फिर हम कोई बाइक चलाए, कार चलाए, ठीक है। हर तरीके की एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी के टाइप जो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी के, जिसे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसे हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे, नॉन रिन्यूएबल यानी जो रिन्यू नहीं हो सकता, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और ये पारंपरिक तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल इसलिए हमसे कहते हैं। और रिन्यूएबल यानी जो रिन्यू हो सकता है, जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये जो नए तरीके हमने अपनाए हैं ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये दो तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखें तो इसके मेरिट्स क्या है, ये अनलिमिटेड है नेचर में। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और हमें जो है इस पर हम रिलाय कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि एनर्जी हमें मिलते रहेगी, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब टाइप्स में आप देख लीजिए, सोलार एनर्जी होता है। सोलार एनर्जी आपको पता है क्या होता है,
हम जो सन से जो एनर्जी आती है उसको जब यूटिलाइज़ करते हैं, अब उसको यूटिलाइज़ करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो सोलार सेल, जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो ये सोलार सेल को जो है हम एक जगह पे जो है स्टेशन कर देते हैं, अक्सर रूफ पे जो है हम इसे लगा देते हैं, आपने देखा होगा। और फिर ये जो है एनर्जी को जो है स्टोर करता है। अब देखिए, ये जो सोलार सेल्स होते हैं ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर ये पूरा का पूरा जितना भी आप देख सकते हैं सोलार सेल से जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है वो वहाँ स्टोर हो जाती है। सोलार वाटर हीटर भी होते हैं, आप देख सकते हैं। सोलार वाटर हीटर बेसिकली एक इंसुलेटेड बॉक्स बनाया जाता है और उसको पेंट जो है उसको ब्लैक किया जाता है ग्लास लीड के साथ। आपको पता है ब्लैक क्यों पेंट किया जाता है? ब्लैक पेंट करने से ये फ़ायदा होता है कि ब्लैक जो होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है लाइट को। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के कारण जो है यहाँ पर अंदर जो है आपको देखने को मिलता है पानी हीट होता है और फिर इसको सप्लाई कर दिया जाता है। ये जो देखिए यहाँ पर आपको जो डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। फिर बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड आपको पता है क्या होता है, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। तो विंड मिल्स जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है अक्सर। विंड मिल्स कैसी होती है आपको पता है, जहाँ पर जो है एक ओपन फार्म एरिया है वहाँ पर विंड मिल्स जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है। कुछ इस तरीके की होती है, उसमें ब्लेड्स होती है। अब जब ये ब्लेड्स मूव होती है तो ब्लेड्स मूव होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, इससे जो है हम इससे जो एनर्जी जनरेट होती है इसे हम स्टोर करते हैं। और इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसकी मिनिमम स्पीड आपको एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की विंड चाहिए, तब जाके जनरेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है तो जनरेट हो जाएगा। एडवांटेजेस ये है कि ये चीप है, एयर पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। ठीक है। बात करते हैं थर्ड थिंग, ओशन एनर्जी। तो ओशन एनर्जी में हम डिफरेंट तरीके की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। एक टाइडल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, एक ओशन थर्मल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। अब टाइडल एनर्जी यानी कि टाइड किसे कहते हैं हम, अगर आप गए होंगे कहीं पर बीचेस वगैरह पे गए होंगे, टाइड्स जो होती है बेसिकली क्या होती है, टाइड्स जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जनरेट होती है, सन एंड मून की। इसमें क्या होता है, एक हाई टाइड होती है ना, पानी जब ऊपर जाता है, एक लो टाइड होती है। ठीक है। तो अब ये हाई टाइड लो टाइड जब होती है बेसिकली, तो इसके बीच में एक बैराज बना दिया जाता है, एक टरबाइन जो होती है उसके बीच में लगा दी जाती है जो रोटेट होती है इस वजह से। और रोटेट होने की वजह से आपको देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिमिलरली ओशन थर्मल एनर्जी, अगर हम सरफेस लेवल से नीचे मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। धीरे धीरे नीचे जाते जाते टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होते जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, अमोनिया का इसमें यूज़ करते हैं। और अमोनिया एक बहुत ही वॉलेटाइल लिक्विड होता है जिसमें आपको देखने को मिलता है जब कोल्ड से आप उसको हॉट जगह पे लेके जाओगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके वेपर के प्रेशर से आप क्या करते हो, टरबाइन को रोटेट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। फिर वापस आप इसको जो है नीचे नीचे ट्रांसफ़र करते हो और फिर ये वापस जो है कूल हो जाता है। जियोथर्मल एनर्जी सिमिलरली अगर हम देखें तो अर्थ का टेम्परेचर जो होता है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो आपको पता है अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो जो कोर होता है वो सबसे ज़्यादा अंदर जो है हॉट लावा होता है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम अंदर मूव करते जाते हैं धीरे धीरे हमें जो है देखने को मिलता है टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो ये टेम्परेचर जो बढ़ता है इसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं। एक तो नेचुरल गीज़र्स होते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर गर्म पानी का जो फुहारा निकल जाता है और फिर लोग वहाँ पर जो है अक्सर उसको सोचते हैं कि स्पिरिचुअल है ये। ठीक है। तो नेचुरल गीज़र जिसे हम कहते हैं, आर्टिफिशियल गीज़र यानी कि पानी यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है ऐसा जहाँ अंदाज़ा है कि यहाँ से गर्म पानी निकल सकता है तो वहाँ पर जो है होल जो है डिग किया जाता है और फिर वहाँ से जो है पानी जो गर्म निकलता है उससे टरबाइन जो है रोटेट होती है। फिर बात करते हैं बायोमास एनर्जी की। तो बायोमास एनर्जी आपको पता है बायोमास क्या होता है, हमारे अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सब बायोमास है। तो अब बायोमास एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो आपने देखा अगर आप अगर गाँव वगैरह से गुजरते होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है जितना भी वेस्ट है, जितना भी सब कुछ जितना भी एनिमल डंग वगैरह सब निकलता है उसे वो एक घर बनाते हैं, घर टाइप जो है बनाते हैं अक्सर। आप देखिए, आपने देखा होगा ब्रिक्स का, और वहाँ पर जो है उसको स्टोर करते हैं और इस तरीके का कुछ घर होता है जहाँ पर एक प्रॉपर उसका पूरा सिस्टम होता है। और यहाँ पर अनएरोबिक फर्मेंटेशन होता है जिसके कारण जो है बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस जो है प्रोड्यूस होती है, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना दे रही हूँ बट यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि अभी आपने स्कूल लाइफ में बहुत सारे डायग्राम्स बनाए होंगे होपफुली। तो ये जो है बायोगैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है और ये बायोगैस फर्दर जो है यूज़ की जाती है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम भी मिल गया। यहाँ पर आपने देखा बायोगैस प्लांट, यहाँ पर जो है टैंक में सब चीज़ें मिक्स करके यहाँ सप्लाई कर दी जाती है, अंडरग्राउंड टैंक है। और फिर जो भी चीज़ें ओवरफ्लो होती जाती है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ से बायोगैस बाहर आएगा। ठीक है।
सिमिलरली आपको देखने को मिलता है इथेनॉल, ये शुगर केन से प्रोड्यूस किया जा सकता है। मिथेनॉल ये भी जो है इथेनॉल से हमें ऑब्टेन होता है। तो अलग अलग तरीके से हम ये जो बायोफ्यूल्स किसे कहते हैं। टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जो फ्लाइट्स होती है इसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ होता है। हाइड्रोजन पायरोलिसिस, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपको पता है क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पानी है, पानी जो है कंपोज होता है H2O से। अब हम कैथोड एंड एनोड से जब ब्रेक डाउन करते हैं वाटर का और दो पार्ट्स में जो है हम डिवाइड करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है कलेक्ट हो जाती है और हाइड्रोजन गैस को हम स्टोर कर लेते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हाईली इन्फ्लेबल होता है ये और हाईली एक्सपेंसिव भी होता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे फ्लाइट्स का जो रेट होता है वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ होता है। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो सिंपल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल जो है सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है, आपको पता है, और कोल इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं ऑफ कोर्स सी बात है ये हेल्दी नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जिससे आपको देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। सिमिलरली पेट्रोलियम जो है अभी जितने भी मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो क्रूड ऑयल जमा हुआ है उसको जब हम फिल्टर करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, ठीक है, डिस्टिलेशन हम करते हैं, उसके बाद जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने के बाद आपको देखने को मिलता है कि पेट्रोल जो प्रोड्यूस होता है, जो पेट्रोल प्रोड्यूस होता है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली, वेस्लीन जो आप यूज़ करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब प्रोड्यूस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हमें एक्चुअली में जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं वो नेचर से नहीं मिलता, हमें क्रूड ऑयल मिलता है, उसको हम फिर डिस्टिल करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। सिमिलरली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप अक्सर सिलेंडर वगैरह में घर में जो यूज़ करते हैं, तो पेट्रोलियम को आप कन्वर्ट कर देते हैं अगर लिक्विड मतलब लिक्विफाइड गैस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, LPG कहते हैं। नेचुरल गैस CNG वगैरह आपने सुना होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये भी हमें मिलती है जहाँ पे हमें पेट्रोल पाया जाता है वहीं पर हमें ऊपर जो है नेचुरल गैसेस भी मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है कि किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। डॉक्टर भाभा जो है फाउंडर माने जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है किससे प्रोड्यूस होती है। ऑफ कोर्स ये बात है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो सन के अंदर होता है, उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। हम जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसको लाइटर न्यूक्लियस में जो है तोड़ा जाता है। जैसे कि यूरेनियम का एक हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस को जो है तोड़ा जाएगा इनटू स्मॉलर एंड लाइटर न्यूक्लाई, तो इससे एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। तो ये आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, इसमें आपको समराइज वे में दिया हुआ है सब कुछ कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है नॉन रिन्यूएबल जिसे हम एनर्जी कहते हैं जो खत्म हो जाएगी, ये एक फॉसिल फ्यूल्स होती है, एक न्यूक्लियर पावर होती है। अब इसे हम न्यूक्लियर पावर को क्यों इसे हम इसमें रख रहे हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जो यूरेनियम होता है, ये लिमिटेड नेचर में पाया जाता है। सिमिलरली फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आप डिवाइड कर सकते हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो रिन्यू हो सकती है उसमें बहुत सारी टाइप के एनर्जीज है जो हमने डिस्कस किया, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कस नहीं किया शायद, ये जो है डैम के थ्रू जो जनरेट होती है, सबसे कॉमन जो है। ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास हमने डिस्कस किया। ओशन के अंदर भी आपको 3 टाइप देखने को मिलते हैं, एक ओशन वेव, एक टाइडल और एक ओशन थर्मल। तो आई होप आपको ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। तो डिफरेंट तरीके के पॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और फिर न्यूक्लियर हजार्ड्स, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज जब हमारे आसपास फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो, लैंड में हो, जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। ये नेचुरल भी होता है, बहुत रेयरली होता है नेचुरली, और मैन मेड तो होता ही है डेफिनेटली। और जो एजेंट्स पॉल्यूट करते हैं उसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब पॉल्यूटेंट्स बेसिकली मेनली मैन के एक्शंस के द्वारा जो है प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डिपोजिटेड मटेरियल, हमने कुछ जलाया, सूट पार्टिकल्स जनरेट हो गए, गैसेस जनरेट हो रही है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेटल्स वगैरह है, लेड, जिंक, आयरन, क्रोमियम, वैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है या फिर एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स है, फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स है,
रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स, ये सब जो है हार्मफुल होते हैं नेचर के लिए। अब बात करते हैं कि डिफरेंट तरीके के पॉल्यूटेंट्स हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल। तो कुछ जो होते हैं नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जैसे आपको पता होता है कि हम कहते हैं ना कि प्लास्टिक मत यूज़ करिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकती नेचुरली बाय नेचुरल एजेंट्स, और कुछ जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट हो गया। ये सब चीज़ें एक पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं थोड़ा टाइम के लिए, बट इट कैन बी डिग्रेडेबल बाय द नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ द नेचुरल एजेंट्स। अब इसे हम और अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में हम सल्फर कंपाउंड, सल्फर के अलग अलग कंपाउंड्स, या फिर कार्बन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, हैलोजन कंपाउंड्स। अब डिफरेंट तरीके के साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये भी जो है पार्टिकुलर मैटर 2.5। तो ये सब जो होते हैं ये WHO द्वारा क्लासिफाइड है कि ये सब जो है हजार्डस है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए इसमें मेजर किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन, आपको पता है एयर पॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल सी, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो एयर पॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा। तो एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने की वजह से, कोई भी तरीके का कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आप बर्न करते हैं, इस वजह से आपको बहुत सारा कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, अक्सर हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं इसकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है कॉज होता है। फैक्ट्री से जो है जितना भी आप देखेंगे एमिशन होता है उसकी वजह से, माइनिंग की वजह से। इंडोर एयर पॉल्यूशन, कुछ हम ऐसे पेंटिंग वगैरह करवाते हैं घर में तो उस वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये भी जो है हार्मफुल होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के मिलकर जो पॉल्यूटेंट्स बनते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। कुछ कॉमन अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये सब जो है कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एरोसोल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, फ्लोराइड्स, ये सब आपको जो है देखने को मिलता है हार्मफुल होते हैं। अब कंट्रोल कैसे करना है? अगर हम इसकी सोर्सेज को कंट्रोल करें तो ही जो है इससे कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा फ्यूल यूज़ करें, अभी हम न्यू जो तरीके के हमने न्यू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिस्कस की, अगर हम इसको यूज़ करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इससे पॉल्यूशन जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। दूसरे और भी तरीके होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आप मेजर्स अपनाइए कि इंडस्ट्रीज़ को कहिए कि आप इतना ज़्यादा जो है पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकते, आप अपना मटेरियल कहाँ डंप कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। तो वाटर पॉल्यूशन भी सेम डेफिनेशन आएगी, बस वाटर के अंदर जितना भी हार्मफुल होगा उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। इसमें पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज होती है। अब पॉइंट सोर्सेज वो होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट है जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे फैक्ट्री है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है, तो हम उसको पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन पॉइंट सोर्सेज मतलब अगर आपने कोई समझ लीजिए एक क्रॉप लैंड है, वहाँ पर आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया, अब बारिश हुई है, फर्टिलाइज़र बह के जो है पानी में चला गया, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, ये नॉन पॉइंट सोर्सेज होती है, ठीक है। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज अक्सर हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। पॉल्यूटेंट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो है ह्यूमन एनिमल वेस्ट के द्वारा जनरेट होते हैं और ये बहुत सारी डिजीजेस जो है कॉज करते हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ऐसे कुछ होते हैं जिसमें ऑक्सीजन डिमांड मतलब कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, ठीक है, जैसे पेपर मिल, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, इस तरीके के जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन डिमांड करते हो। जब ये आपको पता है ये सब जो वेस्ट अगर हम पानी में डाल देते हैं तो ये पानी का ऑक्सीजन जो है ख़त्म करने के पीछे जो है पड़ जाते हैं, इस वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। अभी हम आगे समझेंगे और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे बीओडी के बारे में, बीओडी के बारे में पढ़ेंगे। तो बीओडी से हमें क्या समझ में आता है कि पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व है। अब पानी में ऑक्सीजन क्यों चाहिए? डेफिनेटली वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं तो वो जिंदा कैसे रहेंगे विदाउट ऑक्सीजन। थर्ड जो है इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि आपको देखने को मिलता है, मैंने अभी आपको बताया सरफेस रन ऑफ हो गया या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के थ्रू जो है जितना भी जनरेट होता है, तो ये सब जो है सोर्सेस है और इसके पॉल्यूटेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है।
ऑर्गेनिक केमिकल्स है, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में आपको डिफरेंट तरीके के ऑयल, गैसोलीन वगैरह ये जो है इंडस्ट्री से भी प्रोड्यूस होता है, हाउस से भी प्रोड्यूस होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स आप देख लीजिए, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है फॉर एग्जांपल आपने फर्टिलाइजर्स डाले हैं, कोई भी चीज़ जो है एक्सेस में आप डाल रहे हो तो वो नुकसानदायक होती है। नाइट्रेट्स आप डाल रहे हो, अब ये सरफेस रन ऑफ के कारण कहाँ पहुँच जाएगी, पानी में पहुँच जाएगी। अब पानी में पहुँचने के कारण क्या होगा, जो पानी के अंदर जितने भी एक्वाटिक लाइफ है उसको जो है नुकसान पहुँचाना ये स्टार्ट कर देगी। अब इसको कंट्रोल करने के हमें बहुत सारे तरीके अपनाने होंगे। एक तो हमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूसली बहुत सारे एक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कर रही है, जैसे वाटर एक्ट है, ठीक है, वाटर सेस एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है। और हमें नई नई तरीके अपनाने होंगे, साइंटिफिक टेक्निक्स अपनानी होगी। इंडस्ट्रियल प्लांट्स को आपको कहना होगा कि आप रिसाइकलिंग करिए। पहले वो क्या करती है इंडस्ट्रीज, अक्सर अपना जितना भी वेस्ट होता है वो डंप आउट कर देती है डायरेक्टली विदाउट ट्रीटिंग देम इन द वाटर बॉडी, जिससे और ज़्यादा नुकसान होता है। प्लांट ट्रीज एंड फॉरेस्ट को आप कह सकते हैं कि ये पॉल्यूशन आप मतलब प्लांट ट्रीज एंड फॉरेस्ट आप जितना ज़्यादा उगाएंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ट्रीज जो है सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है रिड्यूस करते हैं। कोई भी वेस्ट चाहे पार्शली ट्रीटेड हो या अनट्रीटेड हो उसको आपको नेचुरल बॉडी वाटर बॉडी में नहीं डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस पीपल को आपको कंसल्ट करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। लॉज जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए और लॉज इंट्रोड्यूस करके उसको फॉलो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करके आपने रख दिया और फॉलो जो है कर ही नहीं रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का यूज़ जो है इंकरेज करना चाहिए। तो ये आपको सजेशंस मांगे जाएंगे तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। तो थर्मल पॉल्यूशन है, थर्मल मतलब होता है हीट। हीट के कारण जो होने वाला जितना भी पॉल्यूशन है उसे हम थर्मल पॉल्यूशन कहेंगे। अब थर्मल पॉल्यूशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू हो सकता है। ये क्या होता है बेसिकली कि जो भी जितना भी हम देखेंगे कि एमिशन हो रहा है, आप उसको डायरेक्टली डंप आउट कर दे रहे हो वाटर बॉडी में, तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। अब अगर वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ के जो प्लांट्स एनिमल्स जिनको जो टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही कोल के जो पावर प्लांट्स होते हैं वो भी एक थर्मल पॉल्यूशन का सोर्स है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है सोर्स है। डोमेस्टिक सीवेज, घर का जो जितना भी अगर हम समझ लीजिए कोई भी विदाउट ट्रीटमेंट अगर हम सारा सामान ऐसे डालते जाएंगे तो इससे ऑक्सीजन जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हम जनरेट करते हैं इससे भी जो है थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है तो इससे क्या होने वाला है नुकसान। एक तो इसमें ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगी पानी के अंदर। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है कम होते जाती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, इसलिए ये एक इफेक्ट होगा। टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी पानी के अंदर। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर इंटरफेरेंस होगा, मतलब जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड था प्रोडक्शन के लिए हो चाहे कोई भी चीज़ के लिए हो, जो एनिमल्स वहाँ रह रहे हैं उनके लिए उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एक इंटरफेरेंस की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस इन रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स डायरेक्ट मोर्टिलिटी, कुछ लोग डायरेक्ट ही जो है ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो जो है उनकी डेथ हो जाएगी। अब कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोल करने के लिए आपको पानी जब आप कोई भी तरीके का डिस्चार्ज कर रहे हैं तो पहले आप उसको कूलिंग टावर्स बनाइए। कूलिंग टावर्स बनाइए जिसमें आप पानी पहले उसको ठंडा करिए, उसके बाद जो है आप पानी को जो है वो एक्वाटिक बॉडीज पे जो है डंप आउट कीजिए। वैसे ही कूलिंग पाउंड्स आप बना सकते हैं, स्प्रे पॉन्ड्स बना सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सब जो है सजेशंस आपको दिए जाते हैं। सिमिलरली सॉइल पोल्यूशन क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन जो है आपको पता है सॉइल जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने के लिए, और ये सॉइल जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण इसमें जो है डिग्रेड हो जाती है, इतने हद तक डिग्रेड हो जाती है कि इसमें कोई भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं हो सकता। इसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो बेसिकली सॉइल पोल्यूशन के बहुत सारे तरीके के टाइप्स होते हैं। अक्सर इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम जो है जनरेट होने लग गई। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट तो हर जगह का जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन रहने ही वाला है, ठीक है। अब जितने भी हम केमिकल्स डंप आउट करेंगे तो सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि वो अनसूटेबल हो जाएगी फॉर एग्रीकल्चर। सिमिलरली अर्बन वेस्ट, हम जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्लास्टिक, ग्लासेस, इतना सब कुछ हम यूज़ करते हैं, अगर ये एक जगह पर डंप आउट कर दिया जाता है तो वो एरिया जो है वो सूटेबल नहीं रहता, वहाँ पर आप कभी भी फिर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आज के टाइम पे हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स सब का यूज़ कर रहे हैं जिससे टेम्पररी
कुछ टाइम के लिए तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बट लॉन्ग टाइम में क्या होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक के गिर जाती है और फिर सॉइल डेड हो जाती है। वहाँ पर कोई भी तरीके का आप कोई भी तरीके का वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट सिमिलरली आपको देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स आज के टाइम पे हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन तो छोड़िए, न्यूक्लियर अगर हम प्लांट भी बना रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट में भी जो यूरेनियम है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ये सब भी अगर हम जहाँ पर डंप आउट करते हैं, इस वजह से जो है सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर्स बताया, ठीक है। पॉलीमर, प्लास्टिक और दूसरे वेस्ट भी जो है जनरेट करते हैं सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल इरोजन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो डिफरेंट तरीके हमें अपनाने होंगे, जैसे कि कॉन्टोर कल्टीवेशन। क्या होता है बेसिकली, एक अगर समझ लीजिए हील है, तो हील पे अक्सर जो है जो स्लोपी एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है ज़्यादा इरोजन होता है सॉइल का। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर प्लांटेशन कीजिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को कम कीजिए, ठीक है। टेरेस फार्मिंग कीजिए। टेरेस फार्मिंग मतलब आपके घर पे फार्मिंग नहीं करनी है टेरेस पे जाके। टेरेस फार्मिंग मतलब अक्सर जो हिल्स होती है, इस पे जाकर जो है फार्मिंग की जाती है, जिससे आपको देखने को मिलता है कि ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अगर आप एक जगह पे प्लांट उगा देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो रूट्स है वो सॉइल को जो है होल्ड करके रखेगी, जिससे वो बारिश आने पर जो है वो इरोड नहीं होगा। तो सॉइल इरोजन आप कंट्रोल कर सकते हैं। अनवांटेड मटेरियल का प्रॉपर आप सिस्टम रखिए कि कहाँ पर डंप करना है, तो ताकि डिस्पोजल एक प्रॉब्लम ना बन सके। नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाइए, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव है कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव टू व्हाट, अल्टरनेटिव टू आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस आपको रखनी चाहिए। सिमिलरली पब्लिक अवेयरनेस आपको फैलानी होगी। आपको वेस्ट का रिसाइकल करना होगा, रीयूज़ करना होगा। बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। तो नॉइज़, अनवांटेड जो नॉइज़ होती है, जो उससे हम क्या, जैसे कि अनवांटेड जो साउंड होता है उसे हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल नॉइज़, ट्रांसपोर्ट नॉइज़, डोमेस्टिक नॉइज़। अक्सर आप कुछ नॉइज़ सुनते होंगे, अगर आप रोड के पास रह रहे हैं आपको डिस्टर्ब होता होगा, ठीक है। अलग अलग तरीके, इंडस्ट्री से अगर आप गए हो कभी तो वहाँ पर आपको नॉइज़ सुन के डिस्टर्ब होता होगा। तो बेसिकली नॉइज़ जो होती है जो है अनसूटेबल होती है, हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होती है और अनप्लेजेंट होती है, ठीक है। अलग अलग तरीके की नॉइसेस जो है हो सकती है। इससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचता है नॉइसेस से। पहला तो इससे ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्किन पेल हो जाती है, डिप्रेशन भी हो सकता है इससे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है नॉइज़ से। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है हमारा, ठीक है। ये मेंटल डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। हम अक्सर सोचते नहीं है इस बारे में, लेकिन नॉइज़ से हमें बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकते हैं। टेंशन हमें हो सकता है, ठीक है। हमारा मूड जो है ख़राब हो सकता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हमारे साथ हो सकती है। अब नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? देखिए अक्सर नॉइज़ जो होती है, आप देखेंगे कि लोग खड़े हैं, ठीक है, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। वेहिकुलर ट्रैफिक पे नॉइज़ लिमिट लगानी है, ज़्यादा आपको हॉर्न नहीं यूज़ करना है सर्टेन एरिया में। अक्सर हॉस्पिटल्स और स्कूल के पास बोर्ड लगा होता है कि साइलेंस ज़ोन है, लेकिन लोग देखते ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बिल्डिंग्स को आप आजकल ऐसे बनाया जा रहा है, नॉइज़ प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक डेंसिटी कम करने की कोशिश करी जानी चाहिए, ताकि नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस ना हो। और मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब बेसिकली लोग आजकल प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कीजिए, तो इस सब चीज़ों से जो है नॉइज़ को आप रिड्यूस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैरीन पॉल्यूशन की। अब मैरीन आपको पता है क्या होता है, तो बेसिकली सी में भी बहुत सारी चीज़ें जो है डंप आउट कर दी जाती है, जिससे पॉल्यूशन वहाँ पर क्रिएट होता है। पहला जो है डंपिंग द वेस्ट। तो वेस्ट को आप अगर डंप करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे नुकसानदायक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा वेस्ट जमा हो चुका है ना हमारे सी के अंदर कि कोई हद नहीं। अब हम उसको साफ़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सी के अंदर वेस्ट को साफ़ करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें देखने को मिलता है कि वेस्ट जो है हमें डंप नहीं करना चाहिए। ऑयल अक्सर क्या होता है कि आप देखेंगे शिप्स के थ्रू ऑयल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसमें ऑयल स्पिल क्रिएट हो जाता है। ऑयल स्पिल, अगर ऑयल कभी गिर गया तो उससे जो है वहाँ पर ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होती उतने एरियाज में, और वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुँचता है। वैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है ओशन में एंटर करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, ये भी बहुत नुकसानदायक है। टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। मैरीन डेब्रिस, बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स, रोप्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं जब हम अगर सफाई करें कभी, जो क्लीनिंग प्रोसेसेस टेक प्लेस होती है, तो पता चलता है कि कितने केजी, कितने टन हमारे पास जो है वेस्ट जो है पड़ा हुआ है इन दी ओशंस।
अब बात करते हैं मैरीन पॉल्यूशन के बारे में, इफेक्ट्स क्या होंगे। तो इससे इफेक्ट्स ये होंगे कि ऑफ कोर्स सी बात है, मैरीन एनिमल्स, मैरीन प्लांट्स को ऑयल पॉल्यूशन की वजह से नुकसान होगा। ऑयल स्पिलिंग की वजह से लो बॉडी टेम्परेचर क्रिएट होगा, कुछ बर्ड्स के अंदर जैसे हाइपोथर्मिया क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे, एक मैंने आपको अभी बताया, ऑयल अगर स्पिल क्रिएट होता है एक जगह पे, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व नहीं होगी, और ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो मारे जाएंगे। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन जो फूड चेन में एंटर हो जाएगा, अगर समझ लीजिए जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, तो अगर फूड चेन में कोई भी चीज़ एंटर हो जा रही है तो वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ते जाएगी, ठीक है, इसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत नुकसानदायक जो है चीज़ आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे बर्ड्स जो है वो प्लास्टिक भी जो है इंजेस्ट कर लेते हैं, जिससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और डिसऑर्डर जो है क्रिएट होते हैं। ऑयल स्पिल से फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, क्योंकि आपको ये पता है कि जब तक सनलाइट नहीं आएगी तो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ऑयल स्पिल हो गया तो सनलाइट जो है वो क्रॉस करने में प्रॉब्लमेटिक होती है, जिस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स अक्सर कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो जूओ प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो जनरेट नहीं होंगे तो वो क्या खाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं अब इसे हम कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के तरीके ये है कि या तो हम इंडस्ट्रियल यूनिट क्रिएट करें एक ऐसी जगह पे जहाँ पर पॉल्यूशन जो है मतलब कंट्रोल करने के लिए उसमें जो है ध्यान दिया जाए। अगर कोस्टल एरिया के आसपास अर्बन ग्रोथ एरियाज है तो उनको उसको रेगुलेट कर दिया जाए कि वो कहाँ पर अपना वेस्ट जो है डंप आउट कर रहा है। अब जो अगर ऑयल स्पिल हो गया है तो उसको रिमूव करने की मेथड्स भी जो है अपनाई जा सकती है, जैसे फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड जो है अपनाई जा सकती है। वैसे ही प्रोटेक्टिव मेथड्स क्या हो सकती है। प्रोटेक्टिव मेथड ये हो सकती है कि आप अगर कोई वेस्ट डंप आउट कर रहे हैं, चाहे म्यूनसिपल का वेस्ट डंप आउट कर रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो आप जो भी वेस्ट डंप आउट कर रहे हैं उसको जो है प्रॉपरली पहले ट्रीट करें, उसके बाद ही उसे जो है डंप आउट कीजिए। अक्सर आप देखेंगे बीचेस, तो बीचेस अगर जो क्रिएट होते हैं तो बीचेस भी जो है इतना कचरा क्रिएट करते हैं, उसको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोस्टल वेस्ट को आपको जो है एनालाइज करते रहना है कि कितना है, ताकि आप कंट्रोल कर सकें वहाँ की पॉल्यूशन लेवल को। अब न्यूक्लियर पॉल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक आप कह सकते हैं वेस्ट है, पॉल्यूशन है, इसलिए क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट करता है ये बहुत हद तक के हमें इम्पैक्ट करती है, और हमें नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी इम्पैक्ट करती है। ये इतनी नुकसानदायक होती है कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर तक ये चेंज कर सकती है। डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियर पॉल्यूशन होती है, जो कुछ ऐसे न्यूक्लियर आप कह सकते हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जो है रेडियो एक्टिव वेव्स जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं। और अक्सर हम लोग अब क्या करने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ करने लग गए हैं, पावर प्लांट्स में यूज़ करने लग गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा एक्सरे में हम यूज़ करने लग गए हैं, तो इससे जो है और ज़्यादा जो है नुकसान जो है होने लग गया है। अब इससे दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, सोमेटिक इफेक्ट्स, एक जेनेटिक इफेक्ट्स। मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मतलब ये जेनेटिक हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो सोमैटिक यानी कि हमें तो इम्पैक्ट करेगा, ये हमारा सेल फंक्शन ये सब इम्पैक्ट करेगा, बट जेनेटिक इम्पैक्ट भी जो है ये क्रिएट कर सकता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को हमें मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है इसे पहले जो है ट्रीट करना चाहिए बिफोर डंपिंग आउट एनी टाइप ऑफ वेस्ट। कहीं पर भी हमें डंप नहीं करना चाहिए, और इसे जो है आप डाइल्यूट कर लीजिए, डाइल्यूट करिए, उसके बाद इसे डंप आउट कीजिए। तो इससे आप जो है बहुत हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अक्सर कुछ क्योंकि ये जो वेस्ट होता है ना बहुत कम क्वांटिटी में जनरेट होता है, लेकिन इसको जो है अक्सर जो है डंप आउट कर दिया जाता है। अब ये दूसरे वेस्ट के साथ मिलते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। तो इससे क्या आप कर सकते हैं, इसको छोटे से एरियाज में आजकल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसको जो है वो इसको स्टोर करके जो है एक डीप ग्राउंड में जो है इसको डक करके जो है डाल दिया जाता है, और फिर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है ताकि ये स्टोर रहे वहाँ पर के। इसलिए जो है अंडरग्राउंड में इसको जो है ब्यूरी कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट एंड कंटेन, या फिर आप डाइल्यूट एंड डिस्पर्स कर सकते हैं, या डीले एंड डीके, ये तीन प्रोसेस आप अपना सकते हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ते जा रही है, तो हमें समझना है कि हम इतना सारा जो वेस्ट हमारे घर से, समझ लीजिए 1 से 2 बाल्टी घर से कचरा निकलता है, और कितने घर हो गए एक सिटी में, और उतना टन कचरा जाता कहाँ है, वो हमें समझना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो डिफरेंट तरीके के वेस्ट होते हैं, एक होता है अर्बन और म्यूनसिपल वेस्ट, जितना भी हमारा घर का कचरा हो, कहीं का भी कचरा हो, चाहे वो हजारडस हो, नॉन हजारडस हो, ये सब जो है अर्बन म्यूनसिपलिटी वेस्ट में जाता है।
दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट जनरेट होता है। तीसरा हजार्डस वेस्ट, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह। तो ये तो 3 तरीके के जो है वेस्ट हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब अलग अलग तरीके की इसकी सोर्सेज हो सकती है, जैसे कि अब अर्बन वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो डोमेस्टिक वेस्ट घर से जितना भी कपड़ा, फूड वेस्ट, किचन वेस्ट, ये सब चीज़ें हो जाएगी। कमर्शियल वेस्ट जैसे कि वेस्ट पेपर, पॉलीथीन बैग, ये सब चीज़ें भी जो है अर्बन म्यूनसिपल वेस्ट में जाता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट भी जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको कहा जाता है ना कि हरी बाल्टी, ब्लू बाल्टी, इट मीन्स दैट व्हाट डज इट एम्फसाइज अपॉन इज दैट कि आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग रखें, ताकि क्लासिफिकेशन जो है आसान हो जाए। अब वो वहाँ पर ले जाके थोड़ा ना क्लासीफाई करेंगे कि चलिए आपका कचरा इधर डालते हैं उधर डालते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। इसलिए आपको वो कहते हैं कि आप क्लासीफाई करके जो है वेस्ट दीजिए। अब जब ये क्लासिफिकेशन हो गया तो इसको अलग अलग तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। ये आप जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको आप कंपोस्ट पिट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपने इसको डाल दिया, ये ऑटोमेटिकली कंपोस्ट पिट में जो है आप ट्रीट हो जाएगा। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि ट्रीट नहीं होने वाला, तो आप इसके अलग तरीके से मेथड्स अपनाएंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या मेथड्स हमें अपनाने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्रीज या कोई भी तरीके की इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलेगा वो सब इंडस्ट्रियल वेस्ट में आने वाला है। अगर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए आप 3 मेथड जो अपना सकते हैं। एक रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो रिड्यूस मतलब आप घर का कचरा कम निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रीयूज जो है ये आप मतलब कोई भी चीज़ का फिर से आप रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसको रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए। रिसाइकल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पेपर रिसाइकल जिसे हो सकता है। तो ये 3 मेथड जो है इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अलग अलग तरीके से वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। जैसे कि हमारे पास से जो वेस्ट चल जाता है तो उसको डिफरेंट तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है। पहला होता है लैंडफिल। अब लैंडफिल क्या होता है, बेसिकली एक जगह पे एक गड्ढा खोद दिया जाता है, वहाँ पर पूरा का पूरा जो है जितना भी वेस्ट है वो डाल दिया जाता है, और फिर इसको थोड़ा सा जो है कवर कर दिया जाता है सॉइल से। कुछ सालों बाद जो है इसको, इस एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पार्क के लिए, रोड के लिए, इसको आप यूज़ करा जा सकता है। ये चीपेस्ट मेथड होता है डिस्पोजल करने के लिए। अब ये सिंपल मेथड है, इसमें सेग्रीगेशन भी नहीं करना पड़ेगा और दूसरे पर्पसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी तो है। आपको इतना बड़ा लैंडफिल एरिया चाहिए भी तो, और प्रॉपर्ली आपको ये लैंडफिल एरिया थोड़ा दूर चाहिए, क्योंकि ये लैंडफिल से बहुत ज़्यादा बैड ओडोर जनरेट होती है अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब जब आप वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हो। अक्सर जो हॉस्पिटल का जनरेटेड वेस्ट होता है उसे हम इसको हाई तरीके से जो है बर्न करते हैं इंसिनरेटर पे, जिसको हम फर्नेस भी कहते हैं। अब जितना भी मटेरियल है हम उसको जला देते हैं ताकि उसका नुकसान ना हो। 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसको जलाया जाता है। इसमें देखिए एडवांटेजेस ये है कि ये सेफेस्ट है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना ज़्यादा आपको ना कोई ओडोर आएगी ना कुछ। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, इतना सारा आप वेस्ट ले जाके कहीं डंप आउट करेंगे उससे ज़्यादा, इसमें स्पेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एडवांटेजेस है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है कि सस्ता नहीं है। जैसे लैंडफिल सस्ता था, ये सस्ता नहीं है। इसमें जो है ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और ये जो है स्मोक वगैरह ऑफकोर्स जनरेट होगा जब आप इतना सारा वेस्ट जो है जलाएंगे, इससे एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। थर्ड जो है कंपोस्टिंग, की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। कंपोस्ट में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसे आप एक जगह पे रख देंगे, और उसको जो है आप एक जगह पे एक पिट क्रिएट करेंगे, जिसमें आप पिट में उसको सब सामान को डाल देंगे और उसको जो है कवर कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि नेचुरली जो है ह्यूमस प्रोड्यूस होगा। ह्यूमस जो है वो कहाँ पर यूज़ हो सकता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ हो सकता है, एज अ मैन्योर यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चर में, और ये इससे जो है कोई भी तरीके का वेस्ट नहीं, मतलब कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, ना सॉइल को नुकसान होगा ना किसी और चीज़ को नुकसान होगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस मेथड है। इसके डिसएडवांटेज बस ये है कि आपको अलग अलग जो है उसको सेपरेट करना होगा। सेपरेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है चीज़ इसमें आपको देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये इंटायर जो है समझ में आ गया होगा, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आपका सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है, तो इसमें हमने हर चीज़ कवर कर ली है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में हमने पढ़ा, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ही हमने पढ़ लिया, इकोसिस्टम के टाइप्स, कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके बाद आपको देखने को मिलता है होमियोस्टेसिस के बारे में बताया, इकोसिस्टम के टाइप्स बताए, सर्विसेज बताई। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने लैंड रिसोर्सेज डिस्कस की, फिर वाटर रिसोर्सेज हमने डिस्कस की, डिफरेंट रिसोर्सेज हमने डिस्कस कर ली, और साथ साथ वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कशन किया।
सारे तरीके के पॉल्यूशन, एयर, नॉइस, न्यूक्लियर पॉल्यूशन और इसके अलावा वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन, ये सब हमने डिस्कस किया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने से फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर कोई टॉपिक हमारा रह गया होगा, कोई माइक्रो टॉपिक, तो वो मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर कवर करते करते उसके आंसर्स जो है बताने वाली हूँ। अब इसमें से ये जो एक क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, इसमें आपको फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के बीच में डिफरेंशिएट करना है। इजी सा टॉपिक है, आप इसमें कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमने पढ़ लिया, अभी हमने कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स पढ़ लिया, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन में आपको जो है डिफरेंस क्रिएट करना है। देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, अगर एक जगह पे आपने प्लांट्स है, आपने उसको जो है कट कर लिया, फॉरेस्ट को कट कर लिया, ये डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब डेजर्टिफिकेशन उसकी सेकंड स्टेप है, मतलब एक जगह पे एक लैंड था, वो बहुत टाइम तक के बैरन है, अब वो बैरन लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पर कोई भी तरीके के आप ग्रोथ नहीं है, सॉइल इरोजन होने की वजह से वहाँ पर आप किसी भी तरीके का प्लांट वगैरह नहीं उगा सकते, इसलिए इसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसे हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, अभी हमने पढ़ा, ये आपको करना है, ये आपके टॉपिक पे नहीं है, ये आपको नहीं आएगा, ये क्योंकि पुराना जो सिलेबस था ये थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। अभी आपके 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है, ठीक है। कंपोस्ट एंड यूरिया भी वैसे आपको नहीं आना चाहिए। पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिकेंट्स के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, तो ये आ भी सकता है। पॉल्यूटेंट्स, देखिए पॉल्यूटेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और टॉक्सिकेंट्स यानी जो बेसिकली टॉक्सिकेंट्स होते हैं जो नुकसानदायक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूटेंट्स कैन बी, पॉल्यूटेंट्स जो है नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी एक तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन ये नेचुरल होते हैं, ये टॉक्सिकेंट नहीं होते। लेकिन टॉक्सिकेंट बेसिकली क्या होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है, कुछ केमिकल्स जो टॉक्सिक है, इसे हम टॉक्सिकेंट्स कहते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया था, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज के बारे में आपको मेंशन करना है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे पास क्यों है, उसके हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। ये थोड़ा सा जो है ब्लर है, बट आप समझ सकते हैं आई होप। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये नहीं आएगा आपको। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में आपको लिखना है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक जगह पे अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब एक जगह पे एक ग्राउंड है, वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी जब बढ़ने लग जाती है तो हम उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब एक जगह पे जब कुछ नहीं था और उसके बाद वहाँ पर आप देखेंगे नेचुरली फॉरेस्ट बन रहा है या फिर नेचुरली वहाँ पर ग्रासलैंड डेवलप हो रहा है, इसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ये आपके टॉपिक में नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून। नेटवर्क ऑफ फूड चेन किसे कहते हैं, फूड वेब को। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए, इजी सा टॉपिक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए, चलिए कोई भी बता दीजिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया। ये हॉटस्पॉट वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल बताइए, मैंने आपको बताया था एक सेडिमेंट्री होती है, एक एटमॉस्फेरिक होती है। सेडिमेंट्री में फॉस्फोरस ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। एक ऐसा इकोलॉजिकल पैरामिड जो हमेशा अपराइट होता है, मैंने आपको बताया था एनर्जी पैरामिड जो होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, 9th वाला। ग्लोबल एक्शन प्लान एजेंडा क्या था, इसका आंसर बताइए, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इसका नाम जो रियो द जेनेरियो में 1992 में अडॉप्ट किया गया था। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा। वैसे ही इको फ्रेंडली क्या होता है ये बताना है आपको, ये आपको नहीं आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को भी मीट करता है विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन। एसिड रेन किससे होती है, एसिड रेन जो है सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की वजह से जो होती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अब ये पानी के साथ मिलेगा, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, H2SO4, ठीक है। वैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है। तो ये सब एसिड रेन होती है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है हमारे लिए। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है क्या होता है। ई वेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बेसिकली आज के टाइम पे हम इतना मोबाइल और इतना सारा बैटरीज ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जब हम उसको डंप आउट करते हैं तो ये जो है एक नई तरीके की प्रॉब्लम जो है क्रिएट करने लग गया है।
अब इसमें हमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में नोट्स लिखना है, तो आपको अच्छे से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती है। बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स क्या क्या है, जैसे कि जितनी तरीके के पॉल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इस सिलेबस में नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन आपको किस में क्रिएट करना है, ये देखिए यहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये वाला आपको नहीं आएगा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, ये आपको इसके बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये भी आपको पता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मैंने आपको समझा दिया, इसके बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। और ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी वाला नहीं आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या होते हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर पे, तो ये आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। एयर पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन की आप कॉजेज आपको बताने हैं, मैंने अभी आपको एयर पॉल्यूशन के कॉजेज बताया था, दिल्ली के अंदर बताने की कोशिश की, तो दिल्ली कोई अलग बात नहीं है। जो पॉल्यूशन आपको नॉर्मली लाइफ में होगा वैसे ही पॉल्यूशन दिल्ली में भी होगा, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसमें मन से आपको लिखना है कि क्या स्टेप्स आपके अकॉर्डिंग लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आपके सजेशन यहाँ पर आपको लिखना है, इनपुट आपको देना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम पे एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो हमें डिस्कस करना है। जैसे कि वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो उसका लॉस हो सकता है डैम से, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से जो है हटाना होगा, हमें वहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है कॉज करना होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में आ सकती है। अब इसको प्रॉब्लम्स को सुधार कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें इसे सुधार करने के लिए क्या करना होगा कि लोग जिनको आप वहाँ से जो है हटा रहे हो वहाँ पर उनको प्रॉपरली आप जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करिए और उनको प्रॉपर जो है दूसरी जगह घर प्रोवाइड कीजिए। ये सब जो है आप जो है मेजर्स जो अंडरटेक किए जा सकते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल आपको डिस्कस करना है एज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, तो मैंने आपको अभी बताया हर पॉल्यूशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इसका जो है पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन ही रहता है। और दो मेजर्स बताने हैं, हमने बहुत सारे मेजर्स डिस्कस किए, आप कोई भी दो मेजर्स बता सकते हैं। ऑयल स्पिल क्या होते हैं हमने डिस्कस किया अभी कि ऑयल स्पिल क्या होता है, मेरीन पॉल्यूशन में किस तरीके से ये कॉज करता है, ये आपको जो है बताना है। और नॉइज़ पॉल्यूशन से दो हेल्थ प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर बढ़ना और टेंशन होना, उसके बाद आपकी जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकती हैं। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट दोनों यूज़ करना है, बताना है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, बट ऑल्सो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी जो है जनरेट करती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एनवायरमेंटल साइंस कंपलसरी कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है। अब चैलेंजेस क्या है कि बच्चे ऐसे एक दिन पहले पढ़ लेते हैं, एग्जाम देने चल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि लोग समझ पा रहे हैं कोर्स को लेकिन प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये एक जिस भावना से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है उसके जो है ये अचीव नहीं हो पा रहा है, जो इसका मकसद है, जो इसका एम है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो है इस चीज़ पे यहाँ पर एम्फसाइज करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल डैमेज जो है ट्रिमेंडस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जनरेट कर सकता है। ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर आप एक जगह पे इन्वायरमेंट को डैमेज करते जाएंगे टू एन एक्सटेंट, तो आपको जहाँ पर तो लोगों को क्लीन वाटर एनर्जी या फिर क्लीन वाटर सोर्सेज या फिर कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है जैसे कि बेसिक सैनिटेशन, ये सब आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, ये आपको लिखना है। एक रिसेंट एग्जांपल आपको लिखना है इंटर स्टेट रिवर कॉन्फ्लिक्ट, तो मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया के अंदर भी रिवर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, कावेरी रिवर है उस पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा जो मैंने आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको अगर मैंने आपको बताया था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको पूछा गया कि इंटर स्टेट पूछा गया है, ठीक है, अगर आपको इंटर नेशन पूछा गया तो आप इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इकोलॉजिकल सक्सेशन, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाला नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नहीं आएगा। एनर्जी पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनर्जी पैरामीटर्स मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है कि एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। इट मीन्स दैट कि कभी रिटर्न नहीं हो सकती, ठीक है। देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है, ये इसमें बेसिकली बायो भी है, जियोकेमिकल भी है। इट मीन्स दैट कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिलाकर जो है चलती है। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो हम भी इसमें साइकिल में इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है इसमें बायोटिक एंड नॉन बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स जो है साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें क्वेश्चन आया है कि हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फॉलोइंग। मैंने आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बताया था। जो प्राइमरी सोर्सेज से होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और फिर ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एरिड फॉरेस्ट के बीच में डिफरेंशिएशन आपको पता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिसमें ऑल ओवर द ईयर जो है ये एवरग्रीन होते हैं। ये अपनी ट्रीज जो मतलब अपनी जो लीव्स होते हैं वो शेड तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि किसी टाइम पे आप जाएंगे तो ये जो है बिल्कुल सूखे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सेमी एरिड फॉरेस्ट। सेमी एरिड फॉरेस्ट थोड़े से ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, पहले एक पीस ऑफ लैंड था, सिंपल पीस ऑफ लैंड, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो है एक नया तरीके का जनरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू हुआ, तो ये जो है प्राइमरी सक्सेशन। एक सेकेंडरी सक्सेशन यानी पहले जहाँ पर कुछ था और वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद फिर से सक्सेशन शुरू हुआ, इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये आपको आना चाहिए। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। और इसके अंदर जो है सॉलिड वेस्ट का क्या क्या आप तरीके अपना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। लैंडफिल आप कर सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं, या कंपोस्टिंग कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस मैंने आपको समझाया था। पब्लिक अवेयरनेस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है। अब देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है, अगर मैंने आपको बताया था जैसे कि जो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स जो बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, जब ये वॉश ऑफ होकर पानी में चल जाते हैं तो ये जो है उसके अंदर इसका कंटेंट बढ़ जाता है, इसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ईजी है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम कौन से होते हैं, तो इसमें आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वेट आप देखेंगे कि एक जगह पे आप पाए जाते हैं ड्राई ड्राई इकोसिस्टम, ड्राई फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दिया है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टॉपिक नहीं है जो यहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है, डिटेल्ड है। एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, उसमें फिर पाइन ट्रीज, ठीक है, कैनोपी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, ये आप वीडियो से जाकर कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। हमने जितने भी तरीके के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस तरीके का पेपर पैटर्न आपको एक्सपेक्ट करना है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैं कवर कर सकती थी इस वीडियो में मैंने कर लिए हैं, और बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लेलिस्ट अपलोडेड है, स्मॉल वीडियोस है जो आप चेकआउट कर सकते हैं, और एक टॉपिक जो ईजिली टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। अब आई होप आप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। इस पर्टिकुलर नोट्स की और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये सब चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।